बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं दूसरा पार्ट जो बच्चे की इनिशियल एवेलुएशन में, इनिशियल नहीं, एक ऑनगोइंग एवेलुएशन ही होती है, विच इज़ डेवलपमेंट। आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया था ग्रोथ के बारे में, हमने बात की थी कि उसको कैसे असेस करना है, किस फ्रीक्वेंसी से करना है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है दैट इज़ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इज़ जैसे ग्रोथ है ना, मैंने उसका बताया था कि वो टेंजिबल है, आपके पास टूल्स हैं कि जिनसे आप उसको मुहैया कर सकते हैं, जैसे सर का साइज़ है, वेट है, लेंथ है या हाइट है। तो इसी तरह जो डेवलपमेंट है इसको भी इवेलुएट किया जाता है। पेरेंट्स या और घर के जो केयर गिवर्स होते हैं वो एक रफ सी इवेलुएशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी एग्जैक्ट एज स्पेसिफिक पैरामीटर्स के हिसाब से बेहतर यही है कि आपके बच्चे का या तो डॉक्टर या कोई और जो पीडियाट्रिक डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो फिर आप उनके पास चले जाए एवेलुएशन कराने के लिए। आसान ज़बान में डेवलपमेंट क्या होती है, प्राइमरीली ये आप इसकी आप ये कह सकते हैं कि दिमाग की नशोनुमा जो हो रही होती है वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट कोई एक चीज़ से आप असेस नहीं करते हैं। डेवलपमेंट को तीन चार पैरामीटर्स, चार स्पेशली इसको रफली चार डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक को आप अलग अलग से इवेलुएट करते हैं। हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। ये नहीं है कि एक चीज़ ठीक है और बाकी ठीक नहीं है तो सब कुछ ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बाकी पैरामीटर जैसे चलिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हम डेवलपमेंट को किन चार कैटेगरीज में एवेलुएट करते हैं। ये इसलिए भी बता रही हूँ कि मैं आपको एक एक और एज स्पेसिफिक उस तरह डिटेल में नहीं बताऊँगी, वो तो आप कोई सा भी अब जैसे नेट खोलिए और आपको एज के हिसाब से वो मिल जाएंगे कि हाँ जी 3 माह का बच्चा है तो उसे क्या करना है, 6 माह का बच्चा है तो क्या करना है, 9 का है तो क्या करना है, ये फलां पैरामीटर है तो ये किस एज में आएगा। और जैसे मैंने ग्रोथ का बताया था, इसी तरह डेवलपमेंट के भी कोई एक डेफिनेट एज नहीं होती है कि ये नेक होल्डिंग है फॉर एग्जांपल, कि बच्चा गर्दन कब संभालता है, ये जी 3 महीने पे आनी चाहिए, 3 महीने से पहले भी आए तो गलत है और 3 महीने के बाद भी आए तो गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं होती है। आप तो जो चार पैरामीटर्स हैं जिनको आप डेवलपमेंट में एवेलुएट करते हैं वो हैं ग्रॉस मोटर। अब ग्रॉस मोटर्स से क्या मुराद होती है कि अच्छा बच्चा गर्दन कब संभालता है, सहारे के साथ कब बैठना शुरू करता है, बगैर सहारे के कब बैठना शुरू करता है, क्रूज़ कब करता है, जैसे चीज़ें पकड़ क्रॉल कब करना शुरू करता है, चीज़ें पकड़ पकड़ के कब खड़ा होता है, चीज़ें पकड़ के चलना कब शुरू होता है, इंडिपेंडेंट स्टेप्स कब लेता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ये आपके बेसिकली ग्रॉस मोटर होते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइन मोटर जो कि विजन के साथ एसोसिएटेड होता है। जितनी विजन अच्छी इस्टेब्लिश होती जाती है और फिर ये फाइन से आपको अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि ग्रॉस मोटर बेसिकली सेंट्रल आपके उसके बॉडी के साथ डील कर रहा होता है, और ग्रॉस फाइन मोटर जो है ये पेरिफेरल पार्ट्स के जो उनकी मूवमेंट्स और उनकी जितनी उसमें आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ जितनी उसमें बच्चा अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा होता है और ये इसका विजन के साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि अच्छा पेंसिल पकड़ना या कागज़ पकड़ना, एक 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 ये किस ग्रास्प होती है जिसको पिंसर ग्रास्प कहते हैं, इसकी एक एज होती है, इस एज पे इसने प्रेजेंट होना होता है। बच्चा एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ ट्रांसफ़र करता है, मांगने पे चीज़ दे देता है। तो ये उसकी चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि आप फाइन मोटर में करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हेयरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज। जो ये तीसरा है कि बच्चा अच्छा शुरू में बच्चा मामा मतलब हूँ हाँ करता है, इंटेलिजिबल किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है,
बैबलिंग शुरू कर देता है। वो वर्ड्स आवाज़ें निकाल रहा होता है लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता। वो जो ज़ाहिर है माँ बाप को तो होता है ना कि हाँ जी, माँ कहती कि जी मामा पहले बोला, बाप कहते पापा पहले बोला। हर एक की कोशिश होती है कि जी वो सबसे पहले बच्चा उसको बुलाए। बहरहाल ये जो तीसरा पैरामीटर जो हम डेवलपमेंट में इवेलुएट करते हैं वो स्पीच और लैंग्वेज का होता है, और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है विद हियरिंग, क्योंकि बच्चा सुनेगा तो ही फिर वो वर्ड फॉर्मुलेशन और वो उसके और फाइनल एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन आपके लिए एक रफ गाइड के तौर पे वो ये होता है कि बच्चा डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट वर्ड्स, जैसे 1 साल की उम्र तक पे आप रफली ये कह सकते हैं कि बच्चे की सिंगल वर्ड लैंग्वेज होती है। 2 साल पे 2 वर्ड्स, 3 साल पे 3 वर्ड्स, फिर वो उनको ज्वाइन करके सेंटेंसेस भी बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो स्पीच और लैंग्वेज होती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट हियरिंग के साथ भी होता है। अच्छा, और आखिरी जो एक कैटेगरी है जिसमें आप इवेलुएट करते हैं, वो इसकी इमोशनल, सोशल इमोशनल बिहेवियर वगैरह का होता है, जिसमें कि वो बच्चा माँ सेपरेशन एंजाइटी है, सोशल स्माइल है, स्ट्रेंजर एंजाइटीज़ हैं, माँ के साथ कितना चिपक रहा है, गुस्सा करना, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके भी हर इन ये डिफरेंट किस्म के ये जो इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं, इनकी अपेयरेंस का भी एक सीक्वेंशियल पैटर्न होता है। किस एज में बच्चा ये करेगा, किस एज में बच्चा ये करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के कह देने से कि जी बच्चे को कोई मसला है या ये बच्चा स्लो है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी की एक लूज स्टेटमेंट माँ बाप के लिए बहुत बड़ी एंग्जाइटी का सबब बन जाती है। तो किसी के कहने पे मत जाइए अगर आपको लगता है या आपके घर में आपके, क्योंकि बात याद रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी अवेयरनेस माँ बाप को ज़रूर होनी चाहिए कि उनका बच्चा की जो डेवलपमेंट, उनके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ठीक जा रही है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई इनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं ना, ये जो मैंने 4 कैटेगरीज आपको बताई, ये डिफरेंट इनकी जो सिक्वेंशियल अपीयरेंस होती है उनको माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, कि इस एज पे ये माइलस्टोन आया, इस एज पे ये माइलस्टोन आया, इस एज पे ये माइलस्टोन आया। तो अगर वो ये सारी चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ अपीयर हो रही हैं, तो दैट मीन्स के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और वो चारों 4-5 जो कैटेगरीज हैं उन सबको इकट्ठे में इवेलुएट करते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ को कर रहे होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि खुदा न खास्ता कई बच्चे हैं जिनमें कोई पैदाइश के वक्त कोई मसला हो गया, प्रीमेच्योर थे, कोई बर्थ ट्रॉमा हुआ, पैदाइश के वक्त बच्चा रोया नहीं, बाद में कोई इन्फेक्शन हुई जैसे गर्दन तोड़ बुखार वगैरह है जो बहुत छोटी एज में हो जाता है, कोई चोट लग गई, इन सब का कोई ना कोई अफेक्ट हो सकता है। और वो फिर आप जब अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इवेलुएट करवाने के लिए, तो वो इसी हिसाब से बच्चे को फिर इवेलुएट करते हैं। खुद से ये करने की ज़्यादा कोशिश इसलिए नहीं करनी चाहिए कि एक तो आपको एक एग्जैक्ट अवेयरनेस नहीं होएगी कि ये किस तरह से आपने एक बच्चे की, अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसलिए बहुत बेहतर है कि अगर घर में आपने या घर में जो बुज़ुर्ग हैं किसी ने भी अगर ये नोट किया है कि बच्चे का कोई माइलस्टोन उसने अभी तक इस एज के हिसाब से अचीव नहीं किया, तो वो सिग्निफिकेंट है। सो अ मिस्ड माइलस्टोन इज सिग्निफिकेंट। उसको ज़रूर अहमियत भी दें, इम्पोर्टेंस भी दें, और उसको ले जाके अपने डॉक्टर से या बच्चे का जो भी डॉक्टर है उसको इवेलुएट भी करवाएं। और इसमें फिर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका जो बच्चे का डॉक्टर है वो ज़रूर आपसे चंद एक सवाल पूछेगा कि जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिलेड माइलस्टोन्स का वजह बन सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, बर्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कोई चोट हो सकती है, और फिर कुछ फैमिलीज़ में भी कुछ मौरूसी बीमारियां होती हैं जिनमें के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं या तो वो डिलेड अपेयरेंस होती है या वो अपीयर ही नहीं होते। और कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं कि वो माइलस्टोन्स अचीव कर लिए एंड फिर बच्चे जो है वो ग्रेजुअली उनको लूज़ करना शुरू करते हैं। इसको रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स कहते हैं। तो इस हर एक की अपनी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को जाके ये सारी चीज़ें तफसील से बतानी होती हैं, ताकि वो आपके बच्चे को उस हिस्ट्री के हिसाब से प्रॉपरली एवेलुएट कर सके और आपको फिर बता सके कि हाँ जी आपके बच्चे का
मसला क्या है। तो इसीलिए जो 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 लोग हैं जो कि सबसे पहले बच्चे की कोई इस किस्म की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि जाहिर है उनका भी बहुत तजुर्बा होता है इसका। केयर गिवर्स हो सकते हैं, या अगर आपका बच्चा जैसे फॉर इंस्टेंस किसी मोंटेसरी में जा रहा है या कोई और है, टीचर्स कोई उसको पॉइंट आउट कर सकती हैं। तो इसको बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको बता रहा है कि हाँ जी बच्चे के ये कोई मसला है, तो उसको इवेलुएट ज़रूर जाके खुद ना करने की कोशिश करें, और लोगों से ओपिनियंस लेने की भी ना कोशिश करें। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के लिए मैं आपको बार बार यही स्ट्रेस दूंगी कि उसको आप जाके प्रॉपरली पीडियाट्रिशियन से या फिर पीडियाट्रिक्स में भी, और डेवलप जो बेसिकली जिन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ होता है बच्चों को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की इवैल्यूएशन के हिसाब से, उधर ले जाइए। लेकिन जो भी है उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करवाइए। और अपनी नॉलेज के लिए आप ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के चार्ट्स बहुत सारे नेट पे अवेलेबल होते हैं। आप उसके हिसाब से एक रफ सा गाइड अपने लिए आप बना सकती हैं कि हाँ जी अब मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया है, तो इसे अभी क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपने इसको छुपाना भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई दफ़ा डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का रीज़न, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक वो हमारा एक ग्लैंड होता है थायराइड, तो उसकी जो उसका फंक्शन अगर कम है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के साथ पैदा होते हैं। तो अगर माँ बाप केयरफुल नहीं हैं और वो बच्चे को मतलब हाँ जी बहुत कंप्लेसेंट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, तंग ही नहीं करता, ना रोता है और बस खाता पीता है और सो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर हो रही है, तो ये बहुत सारे एबनॉर्मल साइंस हैं जो बच्चा दे रहा है आप। तो इसके लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना होता है। तो अगर कोई चीज़ इस किस्म की है तो टाइम पे जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल कॉज है। ये भी याद रखिए कि डिलेड माइलस्टोन्स के कुछ कॉज ट्रीटेबल भी होते हैं, इसीलिए उनके बारे में मशवरा वक्त पे ले लेना आपके बच्चे की आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं क्योंकि ये आपका ज़्यादा काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपको आपके बच्चे में कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो डॉक्टर से जाके वक्त पे मशवरा कीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।